इस महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य, ऐसा नहीं मत कहिएगा मनोज जी, आपके बगल वाले में वो दो है वहाँ देख रही हैं, और जिनका स्नेह बहुत पहले से मिलता रहा है, डॉक्टर स्नेह प्रभा महतो जी, डॉक्टर बैद्यनाथ जी, डॉक्टर महेश्वर सारंगी जी, और अभी जो हमारे युवा साथी सारे प्राध्यापक नहीं बोल रहे हैं, नहीं ना? तो हर किसी ने कम से कम एक रचना तो जरूर पढ़ रखी है, कारण कि प्रेमचंद अभी तक तमाम विरोध, प्रतिरोध, असंगति, विसंगति सब कुछ को झेलते हुए पाठ्यक्रमों में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। वहां से भी उनको बहिष्कृत करने का अभियान बहुत पहले से चल रहा है। ये अलग मामला है कि जब वो प्रेमचंद के विकल्प के रूप में किसी को लाते हैं तो प्रेमचंद इतने बड़े पड़ते हैं कि जहां जिसको लाते हैं वो बोनों से भी छोटा हो जाता है। यही वजह है कि प्रेमचंद को बेदखल करने की जितनी कोशिशें हुई वो कोशिशें अब तक विफल रही हैं। खैर, पहले आए कि प्रगतिशीलता जो है वो क्या है। जब तक हम प्रगतिशीलता को नहीं समझेंगे तब तक उसकी चेतना को समझना मुश्किल होगा, और उसकी चेतना को जब समझेंगे तब शायद प्रेमचंद की रचनाओं को भी समझना पड़ेगा, और प्रेमचंद की रचनाओं को समझने के लिए प्रेमचंद के जीवन को भी समझना आवश्यक होगा, जिसकी ओर हमारे दो महत्वपूर्ण विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण आलेख पेश किए। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। बहरहाल ये बात है कि भाई प्रगतिशील चेतना आखिर है क्या। प्रगतिशील चेतना का जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं उसका अर्थ जो मुझे अब तक समझ में आया है कि एक ऐसी नई चेतना जहां आपका विवेक जागृत रहे, विवेक को आप ताका पर न रखें, विवेक को हमेशा अपने मस्तिष्क में बनाए रखें, तभी वो प्रगतिशील चेतना के आप वाहक हो सकते हैं। और वो ऐसी चेतना है कि जिसके आधार पर आप अपने लेकिन समानुभूति को अभिव्यक्त करने की जिसमें क्षमता होती है वो लेखक होता है या साहित्यकार हो पाता है ना। इसलिए जो साहित्यकार है उसके लिए सहानुभूति का तत्व उसमें होना और समानुभूति का होना दोनों जरूरी होता है। हाँ, इसमें जो जरूरी हो जाता है कि आप चीजों को पेश कैसे करते हैं, आपका पक्ष कौन सा है, आप किस ओर खड़े हैं, ये निर्भर करता है। प्रेमचंद आधुनिक काल में आकर के, जिस दौर में आकर के खड़े होते हैं, जिनके पक्ष में खड़े होते हैं, वो खड़े होने की जो परिस्थितियां जिस रूप में दिखती हैं उन पर गौर करना पड़ेगा, उनके समय को पहचानना पड़ेगा। प्रेमचंद के दौर पर पहले आप 1857 को याद कीजिए। प्रेमचंद 1880 में पैदा होते हैं और 23 साल पहले इस देश में एक बड़ा प्रयत्न होता है देश को आजाद कराने का। देश आजाद नहीं हो पाता है तो जब हम हारते हैं तब पुनर्विचार करते हैं, और वो पुनर्विचार की प्रक्रिया जो है आप देखिएगा कि 1850 में पैदा होते हैं भारतेंदु, वो विचार करना शुरू कर चुके होते हैं। 1905 या 8 में सोजे वतन, अरे ये सोजे वतन ही ना, सोजे वतन आया और सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया गया। सोजे वतन को जो प्रतिबंधित किया गया उसकी एक कहानी है जो जिसकी याद थोड़ी सी मुझे है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है उसमें प्रेमचंद किस चीज को अनमोल बताते हैं, किसको अनमोल रतन, रतन का मतलब अमूमन हीरा और वो पन्ना वगैरह जो होते हैं। बड़ी रतन की दुकान भी रांची में भी है, और सब लोग अंगूठी उंगठी पहने भी होंगे, कुछ लोग कि नहीं, और नहीं पहने होंगे तभी नहीं पहने हुए, बाद में हो सकता है पहनेंगे। रतन खोजने तो जाएंगे ही। तो खैर दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो ढूंढा था, और ये राजकुमारी जो है वो लगाती है कि भाई मैं उसी से स्वयंवर होना था, मैं उसी से शायद ब्याह करूंगी जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाकर मुझको देगा। अब
जाहिर है कि राजकुमारी से शादी करने का यदि ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। आज भी यदि कोई फिल्म की अभिनेत्री कह दे, बहुत सारे मारवाड़ी कॉलेज के भी युवा चले जाएंगे। नहीं, उस दौर में भी लाइन में लोग लगे और चले गए, ढूंढते 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 गए। कोई लाया भाई ये कि भाई मैं इस हिमालय की खोज से ये जड़ी बूटी की कोई कुछ सब कर लेकर के आया। सबको देखा राजकुमारी ने और सबको किनारे रख दिया। एक आया अंतिम में कि भाई ये इसमें क्या लाए हो, तो बोला कि ये जो है एक शहीद की चिता की राख है। और तब राजकुमारी ने उसको कहा कि हाँ, यही है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद की स्मृति में आज उनके जन्म दिवस पर बना हुआ केक गणमान्यों द्वारा केक काटा जा रहा है। आप सभी दीदी, आप सभी गणमान्यों को